Hello guys, so today's topic is electrochemistry. So we are starting with physical chemistry today. तो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो सेल क्या होता है? सेल इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल, मतलब कैथोड और एनोड से मिलकर एक कंप्लीट हमारा सेल बनता है, कंसिस्टिंग ऑफ मेटालिक सॉलिड मेटालिक इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। सो उसमें सॉलिड मेटालिक एक स्ट्रिप होती है इलेक्ट्रोड के नाम से, एंड देन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर उसे हम प्लेस करते हैं। बोथ आर कनेक्टेड थ्रू वोल्टेज, दोनों को हम वोल्टेज के थ्रू कनेक्ट करते हैं। जो लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा एनोड के नाम से जाना जाता है, और जो हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा कैथोड के नाम से जाना जाता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है विच मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पे रिडक्शन होती है विच मीन्स गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ आई हैव मेड दिस डायग्राम ताकि इजीली समझ आए। तो ये जिंक की रॉड है, मेटालिक सॉलिड रॉड। सो दिस इज एनोड, क्योंकि देखो जिंक का जो पोटेंशियल है दैट इज वेरी मच लोअर। तो लोअर का मतलब क्या है कि नेगेटिव में लो वैल्यू, एंड उसी के रिस्पेक्ट में हायर का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव में कोई हाई वैल्यू। मतलब नेगेटिव में भी हो सकती है, बट सिंस इट वाज एन इजी एग्जांपल तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन नेगेटिव पॉजिटिव, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि एनोड कौन सा बनेगा, कैथोड कौन सा बनेगा। तो ये मैंने सॉलिड मेटालिक्स वो लिया है, एक तरह से रॉड लिया है, और ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने जिंक सल्फेट भरा है। वेयर एज इधर मैंने अनदर कंटेनर लिया है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर की मैंने रॉड रखी है। इसको मैंने एक वोल्टेज, ये एक पोटेंशियल एक वोल्टेज है, इसको मैंने इसके थ्रू कनेक्ट करा है। और ये एक ना छोटी सी ट्यूब बनाई है मैंने दोनों उसको कनेक्ट करने के लिए, और इस पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला है मैंने, विच कैन बी सोल्यूशन ऑफ के एन ओ थ्री K2SO4 मिक्स्ड विद जेलेटिन और अगर अगर। तो ये क्या होता है, ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज लाइक द इम्पोर्टेंट पार्ट। इससे सॉल्ट ब्रिज बनता है, इसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, जो एक अलग से ट्यूब डाल के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला है जिसके अंदर। देन दिस वाज एनोड बिकॉज माइनस 0.76 वोल्ट पोटेंशियल है इसका, दिस इज प्लस 0.34 वोल्ट, तो दिस इज कैथोड। अब इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, और इसका लोअर पोटेंशियल होता है। वेयर एज दिस इज रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन होगी कैथोड के अंदर, इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं इसे, और इस ये हायर पोटेंशियल पे होता है। सॉल्ट ब्रिज क्यों बनाया गया? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सर्किट, इससे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है सर्किट की वो मेंटेन रहती है, और हमारा सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है। अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है और इसकी क्या जरूरत थी। तो इट इज अ फ्लेक्सिबल ग्लास ट्यूब, जो ऊपर वो ट्यूब बनाई दैट वाज अ फ्लेक्सिबल ग्लास ट्यूब कंटेनिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट इज KNO3 और K2SO4 मिक्स्ड विद जेलेटिन और अगर अगर, बेंट अकॉर्डिंगली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो उसे हमने बेंट करा अकॉर्डिंगली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब इसका फंक्शन क्या होता है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसे कंप्लीट करती है। अब अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, सो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। तो एक टेंडेंसी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जस्ट अ टेंडेंसी कि वो जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा या लूज करना चाहेगा जब वो अपने ही सोल्यूशन के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है। तो बेसिकली जब वो अपने सोल्यूशन के आयंस के कांटेक्ट में होगा तो उसकी टेंडेंसी किस चीज की होगी, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी कि लूज करने की होगी। ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो कैटेगरी के, मतलब दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि कितनी इजिली रिड्यूस हो रहा है, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाउ जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज बेसिकली द नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाय डिफॉल्ट हम ReP वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है। अब ReP देखो यहाँ पे एक मैंने ऊपर जीरो या O टाइप बनाया, सो दिस इज नोन एज ReP0। दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर कैलकुलेट होती है तो इसे इसलिए हम इसे ReP0 कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन एंड 1 atm के प्रेशर पे। Now, what is reference electrode? The electrode whose potential is known to us and is being used to find out the potential of other half cell is known as reference electrode. मतलब क्या होता है, यूजुअली हम हाइड्रोजन ही लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज जीरो।
तो हम क्या करते हैं, हम ना एक ऐसा इलेक्ट्रोड रखते हैं एक तरफ जिसकी वैल्यू हमें नोन होती है, जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, उसकी वैल्यू 0 वोल्ट होती है। तो दिस इज नोन एज रेफरेंस पोटेंशियल, कि हम इसके रिस्पेक्ट में अब निकालेंगे, जिस जो भी हमारा सामने वाला कंटेनर में जो होगा वो उसके रिस्पेक्ट में हमें पता चलेगा कि उसका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सो दिस इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली एक चीज हमें नोन होती है और जो अननोन होते हैं वो हम उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई नॉट H प्लस से H2 जा रहा है और 0 वोल्ट का इसका पोटेंशियल रहता है। नाउ सॉल्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो आपको ये रूल याद रखना है, ASC। सबसे पहले एनोड आता है, फिर सॉल्ट ब्रिज, ये डबल जो ये डंडे हैं इनसे सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट होता है, देन सिंगल। ये बेसिकली कंटेनर का सोल्यूशन है। देखो जिंक की हमने रॉड ली, जिंक सल्फेट का हमने सोल्यूशन लिया था, सॉल्ट ब्रिज बना बीच में, फिर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था और कॉपर की हमारी रॉड थी। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ से यहाँ जाते हैं और इसके अंदर यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट एवरी इन एवरी मैनर, मतलब एनोड पे भी और कैथोड पे भी। तो जिंक जिंक पे 0 चार्ज, जिंक सल्फेट की मतलब जिंक सल्फेट पे कौन सा चार्ज होता है, +2। तो जिंक गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एनोड है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीडेशन होगी। Whereas if we talk about this, तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu सॉलिड। तो कॉपर का सॉलिड हमारा बन गया यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और रिडक्शन हो गई। तो उसके बाद जब हम इसकी फाइनल रिएक्शन लिखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो रिएक्शन बनेगा दैट विल बी जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस Cu। तो ये हमने बचपन में वैसे भी पढ़ी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी तो ये वैसे भी आपको याद होगी, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया था ना। ये तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं कि वो क्या होती है। सो अ सीरीज obtained by arranging the elements in order of their E naught values is known to us as electrochemical series। तो हम E naught values के बेसिस पे एक सीरीज हम बनाते हैं और अरेंज कर लेते हैं एलिमेंट्स को, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, और उससे हमें पता चल जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो इलेक्ट्रोड हैविंग हायर वैल्यू ऑफ Rep नॉट have greater tendency to undergo reduction at cathode than H plus। तो जो इलेक्ट्रोड है जिसकी हायर वैल्यू होती है Rep नॉट की, तो उसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है कि वो रिडक्शन जाए कैथोड पे, H प्लस से ज्यादा टेंडेंसी, क्योंकि देखो जीरो तो ये तो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके चला है ना, ये तो उसकी तो 0 वैल्यू होती है। तो देखो मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, देखो जैसे Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, ठीक है, ये हमारी रिडक्शन हो रही है। इसके अंदर जो हमारा ई नॉट वैल्यू है दैट इज +0.34। तो ये ग्रेटर है, वैल्यू इसकी ग्रेटर है, तो ये वहां पे रिएक्शन मतलब कैथोड पे होगी और ये वाली नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, बट हमें ज्यादा हायर पोटेंशियल वाला चाहिए ना। इलेक्ट्रोड हैविंग lower value of Rep naught have greater tendency to undergo oxidation at anode than H2 gas। तो जिंक का आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो, जिंक को मैंने जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, H2 गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे वैल्यू हमारी आ रही है -0.76, यहाँ पे आ रही है 0 वोल्ट। अब मैंने क्या बताया, जो जिसका लोअर पोटेंशियल होगा वो एनोड पे प्रोसीड करेगा रिएक्शन। इसका नेगेटिव में ये बहुत ही लोअर है एज कम्पेयर टू दिस, सो दिस विल बी प्रोसीडेड एंड ये नहीं होगी। नाउ फॉर अ फिजिबल सेल, फिजिबल मतलब वर्किंग सेल, ई नॉट ऑफ सेल शुड बी पॉजिटिव। तो जो ई नॉट ऑफ सेल होता है वो पॉजिटिव आना चाहिए। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो आपको ई नॉट क्या होता है, ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, आपको दिया होगा कि जिंक जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है, इनकी वैल्यू ये है, और फिर आपको बस कैथोड माइनस एनोड लगाना है एंड ये आपका पॉजिटिव आएगा वर्किंग सेल के लिए, एंड यू विल गेट ई नॉट ऑफ सेल एज द आंसर। आगे इसका एक एग्जाम्पल भी, बट आई हैव combined this and Nernst equation together ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। So we will look at it after seeing Nernst equation also. Now electrode having higher value of Rep naught will act as good oxidizing agent। अब जिसका हायर वैल्यू होगा Rep naught का वो कैथोड पे प्रोसीड करेगा, कैथोड पे प्रोसीड करेगा मतलब वो खुद रिडक्शन होगा,
खुद रिडक्शन होगा, मतलब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नाउ इलेक्ट्रोड हैविंग लोअर पोटेंशियल ऑफ ReP नॉट विल एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लोअर वैल्यू है, एनोड पे प्रोसीड करेगा, एनोड पे प्रोसीड करेगा तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नाउ मोर रिएक्टिव कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तो जो ये जो भी ReP वैल्यू जिसकी कम होती है, लोअर होती है, उसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। इट कैन डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन टू फॉर्म इट्स ओन सोल्यूशन। तो ये डिस्प्लेस कर सकता है अदर मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख रखा है। जिंक CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे देखो जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्ट से रिप्लेस करके खुद का सॉल्ट बना लिया। सो दिस इज लाइक विच दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली सेइंग। नाउ इट कैन लिबरेट H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो इसको अगर आप डाइल्यूट एसिड के अंदर डालते हो जिनकी ReP नॉट ज्यादा कम होती है, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको अगर आप उसमें डालते हो ना तो ये H2 गैस भी रिलीज करते हैं, मतलब ये सॉल्ट बना लेते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, और इनकी H2 गैस भी रिलीज होती है। नाउ दिस वाज द टॉपिक आई वाज टॉकिंग अबाउट, नर्स्ट इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है देखो, हमने स्टार्टिंग से रिएक्शन पढ़ी है, अब ये मतलब दिस इज नॉट न्यू टू अस। जिंक Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बेसिकली फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। So E of cell is equal to E naught of cell minus 2.303 RT, where R is gas constant, T is temperature, upon N, N is number of electrons जो इधर से उधर move कर रहे हैं, F is Faraday, and log P by R, ऊपर प्रोडक्ट की concentration, नीचे reactant की concentration। तो इसको जब हमने सॉल्व कर दिया, हमें पता है 2.303 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, बस N हमारा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द क्या हमारी इक्वेशन बन रही है, एंड F की वैल्यू इज 96500 कूलम। सो इसको जब मैंने फर्दर सॉल्व करा तो E ऑफ सेल कम्स आउट टू बी E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाय N लॉग Zn प्लस 2, क्योंकि देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट में था, ये प्रोडक्ट में था, और कोई भी चीज सॉलिड होती है ना, जैसे हमें पता है कॉपर यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में, तो उसका यूनिटी होता है कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली। सो एंड यहाँ पे रिएक्टेंस की तो Zn प्लस Cu2 प्लस, तो ये मैंने नीचे रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन लिख दी। सो ऐसे फॉर्मूला हम पुट करेंगे, राइट। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0, जो हमारा E ऑफ सेल है वो 0 आता है, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, ठीक है। अब ये वाली टर्म 0 हो गई, अब ये घूम के इधर आ जाता है, तो E नॉट ऑफ सेल हमारा इक्वल टू हो जाता है 0.059 बाय N लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब एक चीज आप नोटिस करो कि इक्विलिब्रियम पे जो हमारी कंसंट्रेशन होती है उसको हम K EQ के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, या Q भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल Q। तो वही मैंने यहाँ पे करा है, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय N इज इक्वल टू लॉग K EQ, और के क्यू क्या है, वही प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमने पहले भी देखी। नाउ डेल्टा जी नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है, जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। और अगर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड की जगह सिर्फ नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी पूछिए तो माइनस NF E ऑफ सेल, जहाँ पे N आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, and F would be 96500 Faraday, 1 Faraday is 96500 Coulomb, and E of cell, अगर आपको E of cell दिया है तो वो आपको निकालना पड़ेगा थ्रू नर्स्ट इक्वेशन, एंड E नॉट ऑफ सेल तो वो आप कैथोड माइनस एनोड करके निकाल सकते हो। नाउ दिस वाज द एग्जांपल आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो देखो इसके अंदर हमको पता है फॉर्मूला क्या है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.529 बाय 2, क्योंकि 2 यहाँ पे क्यों लिखा, देखो यहाँ पे हमें ये, यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा है, वाज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। सो हमें बस Fe और Ag दे रखा था, जिसके अंदर Fe हमारा हमें पता है कि ये एनोड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही, ऑक्सीडेशन हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो ये हमारी एनोड की रिएक्शन बनेगी और ये हमारी कैथोड की रिएक्शन बनेगी। हमें सिर्फ जैसे सॉल्ट ब्रिज मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि सिंगल स्लैश डबल स्लैश ऐसे करके दिया होगा, तो हमें वो दिया था, हमें ई नॉट वैल्यू दी थी कैथोड एनोड की, और बाकी सब हमने खुद सॉल्व करा है। तो हमको पता है देखो यहाँ पे Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ये वैसे तो रिएक्शन ये थी, बट हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का हमने यहाँ पे लूज करा है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, तो इसको हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया टू बैलेंस द इक्वेशन।
तभी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे। तो उसके बाद जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन बनी दैट वाज Fe+2Ag प्लस गिव्स Fe2++2Ag। सो अब हमने क्या करना है, देखो 0.529/2 कर दिया मैंने। यहाँ पे बाय 2 क्यों करा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का हमने लूज करा था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से गेन हुए। ठीक है, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब पहले हमें ई नॉट ऑफ सेल चाहिए इस फॉर्मूला में डालने के लिए। तो हमें ई नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू दी थी 0.80, ई नॉट ऑफ एनोड की दी थी 0.44। तो हमने जब इसे डाला सो दिस वाज -0.44, ठीक है, क्योंकि एनोड है तो लोअर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो 0.80 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस 0.44 हो गया। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या आ गया, +1.24 वोल्ट। अब हमको क्या करना है, हमको इसे बस फर्दर इस जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें पुट कर देना है। तो ये जो कंसंट्रेशन देखो, एक चीज और अगर आप भूल गए हो तो देखो ये 2Ag+ है, तो जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना आगे का, उसी के पावर में उसकी कंसंट्रेशन ली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये 0.1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, मतलब ये Ag की इस वाले Ag की, क्योंकि देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है तो प्रोडक्ट के अंदर मतलब Fe2+ की कंसंट्रेशन हमें क्या दी थी 0.1 m, एंड Ag की हमें पता है 1 होती है, यहाँ पे 2 था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली ये हमें Ag+ की कंसंट्रेशन दी है 0.1, यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था, एंड Fe सॉलिड है हमें पता है यूनिटी के फॉर्म के अंदर होगा तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसे जब हमने फर्दर सॉल्व करा तो हमारी log 10 आ गया वैल्यू, ठीक है। और एक और चीज, इसको ना आप अप्रोक्सीमेटली 0.6 भी ले सकते हो, क्योंकि ये 5 to 9 है, यू कैन टेक इट वैसे भी। तो इसे जब मैंने फर्दर सॉल्व करा, डिवाइड बाय 2 करा, तो मेरा आंसर आया 1.24 -0.03 प्लस log 10। हमें पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू हमने 1 लिखी, तो 1.24 -0.03, सो आंसर केम आउट टू बी 1.121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस विल बी द आंसर। तो इससे हमने नर्स्ट इक्वेशन भी सीख लिया और हमने ई नॉट ऑफ सेल कैथोड माइनस एनोड कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये क्या होता है? सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन क्या होता है? ये इट इज ऑल्सो नोन एज मेटेलिक कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटल बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डेंसिटी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो कंडक्शन हो रही है ड्यू टू जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ड्यू टू मेटल, तो वो हमारा मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने उस पर डिपेंड करता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, तो ये आयोनिक कंडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। तो जो हमारी मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जो हम सॉल्ट का वो आयनिक सोल्यूशन लेते हैं उससे, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्शन कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयंस, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी विस्कोसिटी कैसे बताऊं? विस्कोसिटी बेसिकली कौन कितना गाढ़ा है, मतलब सपोज आप हनी और वाटर लो, तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, और वाटर की विस्कोसिटी कम होगी। सो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब हम एक फॉर्मूले की डेरिवेशन देखेंगे एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो देखो, हमको पता है जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब जो R इज इक्वल टू 1/G होता है, G क्या है यहाँ पे? कंडक्टेंस है, तो R इज इक्वल टू 1/G वेयर G इज कंडक्टेंस। अब R इज इक्वल टू रो L/A, यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई और कांस्टेंट लगा दिया। अब रो क्या है? रो इज इक्वल टू 1/K। K क्या है? देखो ये रेजिस्टिविटी होता है, रो हमें पता है, तो K क्या है? K कापा कापा बोलते हैं इसे, ये कंडक्टिविटी होता है। तो अब मैंने क्या करा, मैं K ऊपर ले गई, R नीचे ले गई, ठीक है। तो जब मैं K ऊपर ले गई तो ये कंडक्टिविटी रहा 1/R, यहाँ पे हमने पढ़ा कंडक्टेंस होता है तो ये G बन जाएगा, और L/A को हम G* के नाम से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, विच इज सेल कांस्टेंट। तो G* इज सेल कांस्टेंट विच इज L/A। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया? K इज इक्वल टू G इंटू G*, where G* is cell constant, G is conductance and K is conductivity। K की यूनिट क्या होती है? सीमेन मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम मीटर इनवर्स इज इक्वल टू
MHO सीमेन, इसके उससे भी करते हैं, और यूनिट ऑफ के सीमेन मीटर इनवर्स, तो इस नाम से जानी जाती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, ये क्या होता है? ये कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर of unit area of cross section separated from one another by 1 centimeter distance is known as specific conductance और conductivity। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? जब दोनों, देखो ये मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन का कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर ये दो मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिए, अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, और जो एरिया है दैट इज यूनिट स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जब ये हम मतलब स्टैंडर्ड, जब सब कुछ हम यूनिटी लेते हैं उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बोलते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट इज दिस वन, ठीक है, क्योंकि इससे भी हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होगा, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब लैम्डा का ऊपर का वो डंडा हटा दो और मतलब एक तरह से उल्टा यू और एम। सो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल हैविंग बोथ द इलेक्ट्रोड्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, सो इसमें भी डिस्टेंस इज यूनिट, हैविंग सफिशिएंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इधर जो हमारा एरिया है दैट इज नॉट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें उतना एरिया लेना है विच इज केपेबल ऑफ होल्डिंग 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोलर कंडक्टिविटी, कि हमको इतना एरिया केपेबल लेना है जो कि सफिशिएंट हो कि वो 1 मोलर कंडक्टिविटी, मतलब 1 मोलर का इलेक्ट्रोलाइट होल्ड कर पाए। तो इसके अंदर क्या है? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट और 1 मोलर की कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो लैम्डा, ये लैम्डा तो नहीं है, सो ये ऐसे अगर हम लिखें मोलर कंडक्टिविटी के बाय सी, तो ये फॉर्मूला बनता है मोलर कंडक्टिविटी के बाय सी। अब हमको पता है सी क्या है, यहाँ पे सी इज कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो हमको पता है सी को हम 1/v लिख सकते हैं, सो मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू के इंटू वी। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब के अगर हमारा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, तो हमारा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आते हैं सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वेयरएज अगर हमारा, ये देखो फॉर्मूले के अंदर हमें 1000 से कब मल्टीप्लाई और कब डिवाइड करना है ये आपको याद रहना चाहिए, यूनिट्स के हिसाब से करते हैं। अगर हमारी मोलर कंडक्टिविटी हमें सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में निकालनी है, और हमें जो नॉर्मल वो है कंडक्टिविटी है वो हमें सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है, तो इनटू 1000 करना होता है डिवाइड बाय सी। वेयरएज अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में दी है, और हमें जो कंडक्टिविटी है वो सीमेन मीटर इनवर्स में दी है, तो उसको हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। सो दिस इज बेसिकली द कन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे? सो जो कंडक्टिविटी है इट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन एज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज अपॉन डाइल्यूशन। सो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। वेयर एज जो मोलर कंडक्टिविटी होती है दैट इंक्रीजेज अपॉन डाइल्यूशन। अब ये कैसे हो रहा है? अगर आप फॉर्मूला देखो जो मैंने पहले बताया, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के बाय सी, हमने ये देखा था, के इज यहाँ पे कंडक्टिविटी। सो अगर आप नॉर्मली देखो तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है कि के डिक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहे हैं डाइल्यूशन पे। तो आपको क्या लगा कि क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी क्योंकि ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो के डिक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। बट एक्चुअली में क्या होता है, हमें पता है सी को हम 1/v भी लिख सकते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला और भी बनता है के इंटू वी, जो हमने ऊपर देखा। उस बेसिस पे क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है वो तो हमारी इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन पे। डाइल्यूशन में आप क्या कर रहे हो कि पानी ही तो और ऐड कर रहे हो, जिससे कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होती है ना तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, और ये वाला इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो अपॉन डाइल्यूशन हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इसे हम उल्टा यू और फिर नॉट एम से डिनोट करते हैं। सो डाइल्यूशन जब हम इंफिनिटी कर देते हैं तो हमारी कंसेंट्रेशन जीरो हो जाती है, तो जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है। सो मैक्स वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो ये बेसिकली क्या कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी NaCl की, वो होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। मोल मतलब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे ना जिससे मिलकर वो पर्टिकुलर कंपाउंड बना है, वो उसके ना उस मतलब उसके इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। तो कॉलराश लॉ इज बेसिकली दिस, जैसे कि अगर आप NaBr को करोगे
तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस, NaI को करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ I माइनस, NaF को करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ F माइनस। तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन dissociation of electrolyte is complete, then each ion makes a definite contribution towards limiting molar conductivity of an electrolyte irrespective of the other ion with which it is attached। तो ये हमें उसके जिस इंडिविजुअल आयन से वो बन के मिला है उसका हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देता है जिसके थ्रू वो मिलके बना था। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, देखो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी का हाफ, सी का मतलब अंडर रूट, बेसिकली हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। अब क्या है यहाँ पे, जो ए है दैट इज अ कांस्टेंट, वो हमारा स्लोप है। ये देखो ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो लैम्डा, मतलब लैम्डा तो नहीं है, ये मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस ए सी हाफ प्लस लैम्डा नॉट, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये मैंने इसका ग्राफ बनाया। एक चीज में बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये यहाँ पे कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, अपॉन डाइल्यूशन एकदम से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, एकदम से शूट अप करती है। देखो ये धीरे 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 एकदम से शूट अप कर गई। वेयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक ऐसे हल्की सी स्लांट स्ट्रेट लाइन बनती है, और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज माइनस के। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आती है, तो आपको पता रहेगा कि डिनोमिनेटर के अंदर ज्यादा बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। नाउ व्हाट इज के ए, के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये कैसे निकालते हैं, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाउ एक क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आपको ना ये इंडिविजुअल उसकी दी होगी, मतलब ये ऐसे लिख के नहीं दिया होगा कि ये Na प्लस प्लस सी एल माइनस की है, ये H प्लस सी एल माइनस की है, ये Na प्लस ए सी माइनस की, ऐसे नहीं लिखा होगा। आपको बस इतना दिया होगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इतना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज इतना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC इज इतना। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC कितना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है ये उसको इंडिविजुअल आयंस में तोड़ के ही बनता है। तो ये Na प्लस सी एल माइनस की है, ये H प्लस सी एल माइनस की है, ये Na प्लस ए सी माइनस की है। हमको बताना है HAC। तो आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को प्लस करना है और इस वाली से माइनस कर देना है। सो 1 प्लस, सॉरी, Na प्लस सी एल, Na प्लस ए सी। तो आपको क्या करना है, इस वाली को और इस वाली को प्लस करना है और इससे माइनस करना है। सो सेकेंड प्लस थर्ड माइनस 1। तो इसकी आप वैल्यू बस सिंपली प्लस माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC वुड बी 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो फेराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, बेसिकली सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने एक ये इलेक्ट्रोड रखा, ये इसका एक्वा सोल्यूशन बना रखा है मैंने उसी इलेक्ट्रोड का। तो जो मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे जो जाके ये लगेगा, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना चार्ज आप इसे दोगे। सो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, मास ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू इट। और हमें पता है चार्ज क्या होता है, I इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम। तो ये होता है, ठीक है। इसकी अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो देखो, it states that the amount of substance deposited at a particular electrode is directly proportional to the charge passed through its aqueous solution. Amount of substance deposited at particular electrode directly proportional to the charge passed through its aqueous solution. So this was basically the statement. अब हम एक साथ second law भी पढ़ लेते हैं and then I have some examples to discuss. Right? So second law की अगर हम बात करें, it states that if two or more cells are connected in series, then the amount of substance deposited or liberated at a particular electrode is directly proportional to its chemical equivalent weight. ये क्या होता है अभी समझते हैं। देखो इसने क्या बोला कि दो या दो से ज्यादा सेल जब आप सीरीज में कनेक्ट करो, अब एक चीज सोचो, अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो चार्ज सबसे एक ही पास करेगा, राइट।
तो जो उसका अमाउंट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होगा वो उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो क्या होता है देखो, अमाउंट नहीं, पहले आप ये समझो, ये डायग्राम समझो। देखो मैंने तीन यहाँ पे कंटेनर लिए, एक के अंदर ZnSO4 है, एक के अंदर AgNO3 है और एक के अंदर CuSO4 है। इसके अंदर मैंने जिंक की रॉड डाली, इसमें Ag की रॉड डाली, सिल्वर की, इसमें कॉपर की डाली। तीनों को मैंने सीरीज से कनेक्ट कर दिया, क्यू चार्ज पास करा दिया। अब इसके अंदर हमने क्या करा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट ए अपॉन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड डिपॉजिटेड एट बी, वो किसके इक्वल होगा, केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए के अपॉन केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी के। अब आपको ये जानना होगा कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। सो दैट इज बेसिकली मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे मैंने वो भी लिख रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन ऑफ द सॉल्ट। एग्जाम्पल, अगर ZnSO4 को Zn+2 के अंदर मैंने कन्वर्ट करा है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हमने करा है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। एन फैक्टर और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H आयंस। फॉर एग्जाम्पल एसिड है, ठीक है, एसिड को हमने HCl से H+ के अंदर डाल दिया, तो एक हमें एक उसकी जरूरत हुई, एक नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयन H+ एक ही रिलीज हुआ, तो ये एन फैक्टर हो गया। अब एन फैक्टर और कैसे होते हैं, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH आयंस। फॉर एग्जाम्पल बेस लिया, बेस के अंदर हमने CaOH होल ट्वाइस लिया, तो इसके अंदर 2 है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। तो ऐसे हम एन फैक्टर बेसिकली जज करते हैं। और केमिकल वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, 1 मोल ऑफ Al+3 टू Al जाना है हमें, मतलब एल्यूमिनियम+3 टू एल्यूमिनियम, हमसे पूछे कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। देखो एल्यूमिनियम+3, 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर हम डालेंगे तो एल्यूमिनियम बन जाएगा, गेन करवाएंगे। तो अब क्या होगा, 3 फैराडे से 1 मोल हमारा बन रहा है और हमें 1 मोल का ही पूछा है। तो 3 हमें फैराडे की वैल्यू पता है, फैराडे इज 96500 कूलम। तो 3 × 96500 कम्स आउट टू बी 289500, और यहाँ पे कूलम यूनिट होगी। नाउ अनदर एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा F को। तो यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे मैंने ×2 कर दिया। उसके बाद मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में पे +2 आया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, इसका में पे +3 आया। तो फॉर 2 मोल्स, 2 मोल्स के लिए ये, क्योंकि यहाँ पे देखो आयरन दो दो आयरन की बात हो रही है, बैलेंस करा तो 2 आयरन हो गए, हमें 1 मोल का चाहिए, तो फॉर 2 मोल्स 2 फैराडे लगेगा। ठीक है, बट हमें 1 मोल का चाहिए, तो हम इसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा 1 फैराडे कूलम चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम चार्ज लगेगा 1 मोल ऑफ Fe2 Fe O3 को Fe2O3 में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन देखो, मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं लिखे बिकॉज इट वाज वेरी टफ टू राइट ऑल ऑफ दैट। सो निकल नाइट्रेट, ठीक है, करंट हमें 5 एम्पियर दिया है, टाइम हमें 20 मिनट दिया है, हमें पूछे कि कितना मास ऑफ निकल डिपॉजिट होगा। कैसे करना है, हमें पता है चार्ज क्या होता है, I × T। अब I क्या है, 5 एम्पियर, T कितना है, 20 मिनट्स। अब इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 60 करना पड़ेगा, तो 5 × 20 × 60 इट कम्स आउट टू बी 6000 कूलम। अब निकल निकल को हमें निकल मतलब निकल+2 को हमने निकल में कन्वर्ट करना है, तो निकल+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस निकल। तो यहाँ पे 2 फैराडे का चार्ज लग रहा है 1 मोल ऑफ निकल के लिए। अब मोलर मास ऑफ निकल क्या है, 59 ग्राम। तो 2 × 96500 हमें 59 ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट करवा रहा है। अब 1 कूलम कितना करवाएगा, 59/2, ये यूनिटरी मेथड है सिंपल, 59/2 × 96500। बट हमें कितना चार्ज मिला, हमें मिला 6000 कूलम। तो ये 6000 के लिए ×6000 कर देंगे, तो हमारा वेट निकल के आ जाएगा, एंड द मास ऑफ निकल लिबरेटेड वुड बी, सॉल्व करने के बाद 1.82 ग्राम ऑफ निकल। नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सेल रिएक्शंस जो आपको पता होनी चाहिए विद देयर यूजेस, कि वो किस चीज के अंदर यूज होती है। सो आई विल टेल यू वन बाय वन, ठीक है, ये तो बेसिकली याद ही करनी पड़ेगी, बट ठीक है। फ्यूल सेल के अंदर कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, 2H2+4OH- गिव्स 4H2O+4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, O2+4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O गिव्स 4OH-। इसको जब आप बाद में सॉल्व करोगे, जो इक्वल टू के मतलब दोनों साइड पे सेम आ रहा है, उसे आप कैंसिल कर देना, एंड यू विल गेट द लाइक फाइनल सेल इक्वेशन।
बट मोर इम्पोर्टेंटली कि ये यूज किस में हो रहा है। तो जो फ्यूल सेल होता है ये हमारी केमिकल एनर्जी को मतलब कंटिन्यूसली एक फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, H2O2 इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली। सो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कन्वर्ट करके देता है। और ये किस में यूज होता है, ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम और एडवांस पावर सिस्टम के अंदर ये यूज होता है। तो आपको क्या करेंगे, आपको या तो सेल का नाम दे देंगे, आपको रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे यूज होता है, क्या इसके यूसेजेस है, वो सब कुछ। अब कैडमियम और निकल सेल की बात करें तो कैडमियम प्लस 2NiOH होल थ्राइस गिव्स कैडमियम O प्लस 2NiOH होल ट्वाइस प्लस H2O। ये फाइनल रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी में फाइनल रिएक्शन ही दे रखी थी। तो इसमें क्या करना है, ये क्या किस चीज में हेल्प करता है, ये हमें एक लॉन्गर लाइफ प्रोवाइड करता है देन लेड एसिड फॉर डिवाइसेस कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमें ज्यादा लाइफ स्पैन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हमें जो कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनके अंदर ये यूज होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट लेड स्टोरेज के अंदर एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, Pb प्लस SO4 2 माइनस गिव्स PbSO4। नाउ PbO2 कैथोड पे क्या हो रही है, PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव PbSO4 प्लस 2H2O। अब ये क्या है, ये एक सेकेंडरी सेल है, ठीक है, ये लेड एनोड को यूज करता है और ये ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स जो हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में ज्यादा यूज होता है। तो यू शुड नो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये हमें ज्यादा पावर लाइफ प्रोवाइड करता है कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और लेड स्टोरेज का हमने यूज क्या पढ़ा कि वो हमें ऑटोमोबाइल्स में यूज करने में, मतलब ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होता है। नाउ मर्क्यूरी सेल की एनोड की रिएक्शन क्या है, ZnHg प्लस 2OH माइनस गिव्स ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की क्या है, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Hg प्लस 2OH माइनस। तो इसको जब आप वही दोनों को जब सॉल्व करोगे, टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो से कैंसिल कर देना, आपको फाइनल सेल इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसका क्या यूज है, इसका यूज है कि जो हमारी वॉचेस होती है और जो हियरिंग एड्स, जो सुनने में दिक्कत वाले लोगों की जो मशीन होती है कान की, उस हियरिंग एड्स में और वॉचेस के अंदर यूज होता है। नाउ ड्राई सेल क्या है, देखो एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो हमने स्टार्टिंग से आज शुरू करा। एंड कैथोड पे MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO ब्रैकेट OH प्लस NH3। तो ये हमारी ड्राई सेल की इसे हम लेलांचे सेल भी कहते हैं। और ये ज्यादातर फ्लैश लाइट्स जो होती हैं और जो टॉयज वगैरह होते हैं उसमें ये ज्यादातर यूज होती है। सो हमने यूसेज और ये इक्वेशन डिस्कस कर ली। दैट इज ऑल फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।